हेलो एवरीवन। वेलकम टू किनी स्टडीज। आज है 30 नवंबर और आज की करंट अफेयर्स सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं अरावली हिल्स। देन हम देखेंगे इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के बारे में। साथ ही हम देखेंगे नेशनल कमीशन ऑन लेबर के बारे में। अभी हाल ही में जो 4 लेबर लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट किए गए हैं जिसकी वजह से ये चर्चा में रहा है। साथ ही हम देखेंगे हाल ही में रिलीज हुआ एशिया पावर इंडेक्स 2025 के बारे में। देन हम देखेंगे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस रिसर्च एंड सर्विलांस रिपोर्ट कि ये कौन सी संस्था जारी करती है और क्या इसमें बताया गया है। इसके साथ ही हम देखेंगे बेनिन मिनासी कम्युनिटी के बारे में, ये काफी चर्चा में रहा है। और लास्ट में हम देखेंगे रेयर अर्थ मैग्नेट के बारे में। शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, consider the following statements regarding the physical geography and the legal definition of the Aravalli Hills. यहाँ पर अरावली पहाड़ियों की जो भौतिक भूगोल है और उसकी कानूनी जो परिभाषा है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द अरावली रेंज इज अ यंग फोल्ड माउंटेन सिस्टम फॉर्म्ड ड्यूरिंग द टर्शियरी पीरियड सिमिलर टू द हिमालयाज। And second statement is, under the new definition accepted by the Supreme Court, any landform rising 30 meters above the local ground level is classified as an Aravali hill. And third statement is, the Forest Survey of India assessment indicates that the new definition increased the protected area of the Aravali landscape by covering smaller hill rocks. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है अरावली हिल्स से संबंधित या उसकी जो लीगल डेफिनेशन है उससे संबंधित यहाँ पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर अरावली रेंज को यंग फोल्ड माउंटेन बताया गया है, जो कि ये रॉन्ग है क्योंकि इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन रेंजेस और ये फॉर्म हुआ था प्रोटोजोइक एरा में, ना कि टर्शियरी पीरियड में। सेकेंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है क्योंकि यहां पर कहा गया है कि जो लैंडफॉर्म्स हैं 30 मीटर से अबव जो होंगे उनको क्लासिफाई किया जाएगा एज एन अरावली हिल। ये इनकरेक्ट है। जो लैंडफॉर्म्स जो 100 मीटर से अबव के होंगे उनको इसमें शामिल किया जाएगा, ना कि 30 मीटर। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो नई डेफिनेशन है उसके अनुसार इसका जो एरिया है प्रोटेक्टेड एरिया अरावली लैंडस्केप का वो बढ़ेगा। बढ़ेगा नहीं, इसमें डिक्रीज देखा जाएगा। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं, द अरावली हिल्स आर डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द ओल्डेस्ट fold mountain ranges in the world formed during the Proterozoic era, not the Tertiary period. They are part of an ancient orogenic belt and have been heavily eroded over millions of years. Recently, a new definition accepted by the Supreme Court stipulates that only landforms rising 100 meters or more above their immediate surroundings are counted as Aravali hills. The 30-meter criteria was part of the earlier scientific criteria, which is now being replaced. The Forest Survey of India assessment revealed that the new 100-meter definition actually removes over 90% of the Aravali landscape from the protection. It excludes the lower hills, which are critical windbreaks, rather than increasing the protected area. आपने देखा कि जो अरावली रेंज है या माउंटेन है ये ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है वर्ल्ड का। इट रन्स अप्रोक्सीमेटली
670 kilometer in a southwest direction, starting near Delhi, passing through the southern Haryana, Rajasthan, and ending in Gujarat. और अब ध्यान रखेंगे, अरावली रेंज की जो हाईएस्ट पीक है वो है गुरु शिखर। और तीन मेजर रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो फ्लो करती हैं अरावली रीजन में, वो है बनास, सहीबी एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर। सो ये जो अरावली रेंज है इसको रिच माना जाता है फॉर द मिनरल रिसोर्सेज लाइक कॉपर, जिंक, लेड एंड मार्बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following statements regarding the integrated child development services. So यहाँ पर जो एकीकृत बाल विकास सेवाएं हैं उनसे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, the scheme initially covered the entire country before focusing on specific pilot blocks in Maharashtra. And second statement is, the scheme targets children up to 6 years of age, pregnant women, lactating mothers, and women aged 15 to 45 years. And third statement is, it functions primarily under the Ministry of Health and Family Welfare to deliver immunization and health checkups. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहां पर केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है आपका और वो है सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि इसको इनिशियली इंटायर कंट्री में नहीं लागू किया गया था। इसको लागू किया गया था एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन 2 ब्लॉक्स। और थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है ये फंक्शन करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आप देख सकते हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो है इसको लॉन्च किया गया था 2 अक्टूबर 1975 को इन 2 पायलट ब्लॉक्स, धारनी फ्रॉम अमरावती एंड धारावी ऑफ मुंबई, नॉट द इंटायर country initially. It expanded nationwide over 5 decades, and the target group is broad. It includes children aged from 0 to 6 years, then pregnant women, lactating mothers, and notably women aged 15 to 45 years. While it converges with the National Rural Health Mission for Health Services, ICDS is a scheme of the Ministry of Women and Child Development. The Anganwadi workers facilitate immunization, but the scheme's administrative control lies with the WCD. आपने देखा कि ये जो स्कीम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये स्कीम प्रोवाइड करती है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन एंड प्री स्कूल एजुकेशन टू द चिल्ड्रंस। आपने देखा कि इसको लॉन्च किया गया 1975 में और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इंप्लीमेंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज। इसके बेनिफिशियरीज आपने देख लिए, साथ ही इसके जो 6 सर्विसेज हैं आईसीडीएस के अंतर्गत उसकी बात करें तो उसमें आता है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, प्री स्कूल नॉन फॉर्मल एजुकेशन, साथ ही न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ चेकअप्स एंड रेफरल सर्विसेज। All components of ICDS except supplementary nutrition program are financed through a 60-40 ratio between center and state.
And the supplementary nutrition program component was funded through a 50-50 ratio, and the Northeast states have a 90-10 ratio. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Consider the following with reference to National Commission on Labor. So यहाँ पर जो राष्ट्रीय श्रम आयोग है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर recommended setting up industrial relation commissions. And second, the second National Commission on Labor recommended consolidation of labor laws into labor codes. And third, the second commission recommended unrestricted hire and fire for all establishments. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं, आपको बताना है कि नेशनल कमीशन ऑन लेबर से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, जबकि थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि कमीशन ने प्रपोज नहीं किया था अनरिस्ट्रिक्टेड हायर एंड फायर। इनफैक्ट कमीशन ने सजेस्ट किया था ईजिंग एग्जिट नॉर्म्स ओनली फॉर द एस्टैब्लिशमेंट्स अबव 300 वर्कर्स, नॉट फॉर ऑल। तो देख सकते हैं द 1996 to 69 first National Commission on Labor suggested creating industrial relations commissions at central and state levels. So the purpose was to ensure speedy, expert settlement of labor disputes, and these commissions would replace multiple existing dispute settlement bodies. So the recommendation focused strengthening on industrial relations. Then the National Commission on Law 1999 to 2002 second strongly advocated merging numerous labor laws, and it proposed grouping them into 4 to 5 broad Jabber codes. सो अभी हाल ही में आपने देखा कि हाल ही में 4 लेबर लॉज इंप्लीमेंट किए गए हैं। सो its aim was to simplify, modernize, and ensure uniformity in labor regulation, and this is the basis for the 2020 labor codes. So this commission did not propose unrestricted hire and fire. It suggested easing exit norms only for the establishments above 300 workers, not for all. And also, it emphasized consultation, compensation, and a balanced approach. So the recommendation was for greater flexibility, not blanket freedom. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India secured which rank in Asia Power Index 2025 released by the Lowy Institute? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी जो एशिया पावर इंडेक्स 2025 है उसमें भारत ने कौन सा रैंक हासिल किया है। आपके ऑप्शन हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो एशिया पावर इंडेक्स 2025 में इंडिया की रैंक है थर्ड। आप देख सकते हैं इंडिया secured third rank as a major power in the Asia Power Index by the Lowy Institute based on overall national power. So United States and China retained the first and second superpower positions. India improved from a middle power score of 38.1 in 2024 to 40 out of 100 this year. So it ranked ahead of Japan and Russia.
And the rise is linked to economic and military strength and strong performance in Operation Sindoor. So the Central Industrial Security Force stopped a Pakistan-backed attack on the Uri hydropower plant, and economic ranking rose due to higher foreign investment and better global connectivity. सो ये जो एशिया पावर इंडेक्स है ये लॉन्च किया जाता है लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा और पहली बार इसको रिलीज किया गया 2018 में. सो इट इज एन एनुअल मेजर ऑफ पावर डायनेमिक्स इन द एशिया पैसिफिक रीजन और ये इवेल्युएट करता है 27 कंट्रीज को अक्रॉस द एशिया पैसिफिक, एग्जामिनिंग देयर एबिलिटी टू शेप एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. सो आप ध्यान रखेंगे एशिया पावर इंडेक्स 2025 में जो कंट्री टॉप 5 कंट्रीज की अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्लेस पर है यूएसए, सेकंड चाइना, इंडिया थर्ड, देन जापान एंड देन रशिया. आपने देखा कि ये 27 कंट्रीज को इवेलुएट करती है. सो जो 27th कंट्री है वो है पपुआ न्यू गिनी. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Which organization released the 2024 Antimicrobial Resistant Research and Surveillance Network report? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस संगठन ने 2024 रोगाणुरोधी प्रतिरोध अनुसंधान और निगरानी नेटवर्क नामक ये जो रिपोर्ट है इसको जारी किया है. आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, नीति आयोग, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च या फिर ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली. आपको बताना है कि ये जो रिपोर्ट है ये किस संस्था ने या किस संगठन ने जारी किया है. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी. सो ये जारी किया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने. आप देख सकते हैं द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रिलीज्ड इट्स एनुअल 2024 रिपोर्ट टाइटल्ड Antimicrobial Resistant Research and Surveillance Network on Rising Antibiotic Resistance in India. So, common infections like urinary tract infections, pneumonia, sepsis, and diarrheal illness are increasingly harder to treat as antibiotics fail. So, drugs such as fluoroquinolones and third generation cephalosporins, carbapins, and piperacillin tazobactam are rapidly losing effectiveness. So, gram-negative bacteria dominate hospital infections. E. coli, Klebsiella pneumoniae, and etc. so high resistance. So experts warn urgent antibiotic stewardship and rational prescribing are essential to prevent common infections from becoming untreatable. सो आईसीएमआर की बात करें तो ये एपेक्स बॉडी है इंडिया की फॉर द फॉर्मुलेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च एंड इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट मेडिकल रिसर्च बॉडीज इन द वर्ल्ड. इसको फॉर्म किया गया था 1911 में. इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और वर्तमान समय में आईसीएमआर के डीजी हैं राजीव बहल. सो आईसीएमआर का जो 26 नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं वो कंडक्ट करते हैं रिसर्च ऑन स्पेसिफिक हेल्थ टॉपिक्स लाइक ट्यूबरक्लोसिस, लिप्रोसी, कॉलेरा, डायरियल डिजीजेस एक्सेट्रा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. द बेनिमिनासी कम्युनिटी इज प्राइमरली फाउंड इन विच स्टेट्स. यहां पर आपसे पूछा जा रहा है जो बेनिमिनासी समुदाय है ये मुख्यतः भारत के किन राज्यों में पाया जाता है.
आपके ऑप्शंस हैं मिजोरम एंड मणिपुर, गुजरात एंड राजस्थान, नागालैंड एंड त्रिपुरा या फिर बिहार एंड झारखंड। सो अभी हाल ही में यह समुदाय काफी चर्चा में रहा है। आपको बताना है कि ये किन राज्यों से संबंधित हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये संबंधित हैं मिजोरम और मणिपुर से। आप देख सकते हैं Israel approved a plan to bring all the remaining 5,800 Bene Menashe people from India over the next 5 years. So, Bene Menashe is an ethnic community from Mizoram and Manipur in northeast India, and they claim descent from the biblical tribe of Manisha, one of the lost tribes of Israel. So, they were Christians who later adopted Judaism and follow Jewish costumes and festivals. So historians believe they came to India around 300 to 500 years ago, and after contact with Israel in 1980s, they adopted modern Jewish education and practices. So about half the community has already migrated and taken Israeli citizenship, and around 1,200 will move by 2026, and the remaining 4,600 by 2030, completing the migration. सो आप ध्यान रखेंगे बिने मिनासी जो कम्युनिटी है ये भारत के मिजोरम और मणिपुर राज्यों में रहती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of the scheme approved by the Union Cabinet in November 2025 to promote rare earth magnet manufacturing in India? सो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत में दुर्लभ पृथ्वी चुंबक चुंबक विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए नवंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित योजना का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं नेशनल मैग्नेट मिशन, सेकंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव फॉर क्रिटिकल मिनरल, थर्ड स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स, फोर्थ आत्मनिर्भर मैग्नेट योजना। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए जो स्कीम अभी हाल ही में यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करी है वो है स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिनेटेड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। आप देख सकते हैं The Union Cabinet approved the scheme to promote manufacturing of sintered rare earth permanent magnets with a budget of 7,280 crore, and the scheme aims to set up 6,000 metric tons per annum of rare earth permanent magnet production in India. So these are very strong magnets used in electric vehicles, renewable energy, electronics, aerospace and defense. And it will cover the full process from rare earth oxides to metals, metals to alloys, and alloys to finished magnets. So, India now depends mainly on imports, and its demand from REPMs is expected to double by 2030. तो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।